हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के टायर 1 के पेपर को। उसमें जो 13 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। ठीक, तो अब तक हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यानी कि 12 अक्टूबर को जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ था वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सामने जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा फोल्डर एसएससी सीएचएसएल 2019 के नाम से, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि टफेस्ट शिफ्ट ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2019, यानी कि एसएससी सीएचएसएल की सबसे कठिन पारी जो थी उनमें से एक है ये। ठीक, वो कैसे है बताते हैं आपको। अगर आप जानते हैं, रेमो सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, उनके द्वारा ये सर्वे कराया गया था और इस सर्वे में 11,205 कैंडिडेट का सैंपल है, जिसके अकॉर्डिंग 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट को जो था पेपर, वो सबसे टफ पेपर था। ठीक है, उसमें बच्चों के जो एवरेज मार्क्स थे वो 18.26 थे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर, उसमें मैथ के पेपर में बच्चों के 19.62 मार्क्स थे। अगर 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 की बात करें तो सबसे ज़्यादा, यानी कि ईजी शिफ्ट थी वो, उसमें बच्चों के मार्क्स थे 45.86। तो ये 5 शिफ्ट जो हैं, 14 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट, 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट और 19 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, ये 5 जो हैं वो टफेस्ट शिफ्ट हैं। यहाँ से आप वेरियस, मतलब उनके मार्क्स आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, कैसे बढ़ा है और कहाँ पे कम है। ठीक, तो बात करेंगे आज हम 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 की, यानी कि जिसमें एवरेज मार्क्स जो हैं बच्चों के 19.62 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया था पाई चार्ट से। दो नेटवर्क ऑपरेटर हैं पी और क्यू, और ठीक है, यानी कि दो नेटवर्क ऑपरेटर पी और क्यू शहर है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, सिटी का नाम है, और ए बी सी डी ई में ग्राहकों को प्रदर्शित किया गया। सॉरी, पी और क्यू जो है वो नेटवर्क है और शहर जो है वो 5 शहर दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाई चार्ट में दी गई जानकारी के आधार पर यदि ऑपरेटर P के ग्राहकों की संख्या 3.6 है, यानी कि इसकी वैल्यू 3.6 है पूरे की। ठीक, और ऑपरेटर Q के ग्राहकों की संख्या 4.2 लाख है। ठीक है, यानी कि 4,20,000। तो शहर सी में, यानी कि इसकी बात कर रहा है सिटी सी की, ग्राहकों की संख्या के बीच अंतर बताना है हमें। Based on the information in the pie chart, if the customer of operator P are 3.6 lakh and the customer of operator Q are 4.2 lakhs, then in the city C the positive difference between the customer of the operator is। ठीक, ये था इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल है जैसे कि आपकी डिमांड थी। तो करना क्या है, 4,20,000 और उसका हमें लेना है 23%। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 96 और 600। ठीक, दूसरा है 3,60,000 और इसका 15% चाहिए। तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आ जाएगा ये 0 से 0, 2 0, 15 छक्का 90, 15 तियाँ 45 से 54,000। ठीक, यहाँ से जब इसको माइनस कर लेंगे, डिफरेंस पूछ रहा है, तो 42,600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका डिफरेंस आएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि ए की वैल्यू जो है वो 7 है, यानी कि ए बराबर 7 है, और ये जो पूरा क्वेश्चन है इसकी वैल्यू, यानी कि इसका मान हमें बताना है, फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके का साइक्लिक क्वेश्चन है और इसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। 7 की जगह वहाँ पर 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, या कुछ भी होता, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 ही आती। कैसे आती ये हम दिखा देते हैं, आप बस इसको याद रखना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो और वैल्यू दे रखी हो
तो आप 1 पे टिक कर देना। ठीक है, अगर मैं a बराबर यहाँ पर 0 रखूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, ये 1 मिल गया। ठीक है, ब्रैकेट ये 0 माइनस ये 0 प्लस 1 हो गया, और माइनस ये 0 और ये तो पूरा फिर 0 हो ही जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से तो यहाँ से ये क्या आ गया 1 आ गया, और ये यहाँ से 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 मतलब के 1। अगर यहाँ 1 भी रख लें हम, ठीक है, a की वैल्यू अगर 1 रखें तब देखते हैं क्या आएगा। अब आपको पता है कि a की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, चाहे a की पावर 100 हो। ठीक है, तो a की पावर कुछ भी हो उससे ध्यान नहीं देना है, बस उसकी जगह 1 रख देना है। तो यहाँ से पहले वाली टर्म से 1 मिलेगा, दूसरे से 2, तीसरे से 3 और चौथे से 2 प्लस 1। 1 यहाँ से मिलेगा -2 प्लस 1। ठीक है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, प्लस का 2 और 2 माइनस 2 होता है 0, तो जिस वजह से ये पूरी टर्म हो गई 0। आगे बढ़ेंगे, माइनस ये यहाँ से 1 मिलेगा और 1 माइनस 2, तो यहाँ -1, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 होता है प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से भी 1। ठीक, तो कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे 1 ही हमको मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। तो इसमें क्या करना है, हमें p की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, p की वैल्यू मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी हम पुट कर सकते हैं, बट यहाँ हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यू पुट करनी है जहाँ से हम इजी कैलकुलेशन कर सकें। ठीक, अब कैलकुलेशन कर सकें तो कौन सी वैल्यू इसमें रखें। यहाँ से अगर कोई नंबर आएगा तब डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि क्यूब भी लगा है। अगर मान लो अगर 90 रखी मैंने, तो यहाँ क्या होगा √3 प्लस 2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो √3 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करते हैं, p की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, निकल आएगा लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, फंस जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसी वैल्यू ये हमें मतलब सोचना है कि ऐसी वैल्यू रखें जिसमें कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी ना हो। तो अगर मैंने p की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और ये भी 0 हो गई। तो अब क्या आ गया यहाँ पे √3 और 1 माइनस, और कॉस p होता है 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 2 और इसका क्यूब प्लस 1 प्लस 2 और डिवाइड बाई √3 और इसका क्यूब। अब यहाँ से देखें, ये माइनस का √3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा कितना हो गया 3 हो गया, और 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि यदि दिए गए चित्र में ACB BAC 80 है, यानी कि ACB ये वाला पार्ट और BAC और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 80 डिग्री हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों मिलके अगर 80 हो रहा है तो ये कितना हो गया, ये 80 हो गया, और ये कितना हो गया 100 हो गया। BDE यानी कि अगर इसको ऐसे मिलाएं तो BDE ये वाला होगा इस ट्राइंगल में, तो ये दे रखा है 35, और BCE यानी कि इस वाले ट्राइंगल में BCE वाले में ये वाला जो पोर्शन है ये हो रहा है 45 डिग्री। तो अभी हमें बताना कौन सा है, CED यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो हमें बताना है। ठीक, तो गाइज अगर अभी हम क्या करें, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये टोटल 80 डिग्री है। ठीक, और ये अगर लाइन मिल जाए तो इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल को मैं मान लेता हूँ पूरा 80 है ना, तो इस वाले को अगर मैं मान लूँ ये 0 है, तो ये पूरा ऊपर वाला 80 हो जाएगा। अब मैं अगर कैलकुलेट करूँ एज अ ट्राइंगल BDE में, तो 35 प्लस 0 यानी कि 35, और ये वाला जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा 180 माइनस 35। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 4 7 में 3 का 4, 145 डिग्री जो है ये वाला हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में देखूँ CBE में, तो 80 है मेरे पास और एक 45 है, तो ये मिल गया 125, और जो ये बचेगा वो 180 माइनस 125, 10 में से 5 गए 5, 7 में 2 गए 5, 180 माइनस, ठीक 125, 7 में 2 गए 5, तो ये जो मिला वो कितना मिला 55 डिग्री मिला। ठीक,
तो ये पार्ट हो गया 55 डिग्री। ठीक है, और ये मुझे पता है जब एक सर्कल होता है तो उसका जो वैल्यू होती है 360 होती है। तो इतने पार्ट की वैल्यू मुझे पता लग गई है, 145 प्लस 55, ये हो गया 0, 5 0, 200 डिग्री हो गया। इस वाले पूरे पार्ट की जो वैल्यू आ गई वो 200 आ गई। तो इतने का क्या निकालेंगे, 360 माइनस 200 यानी कि 160। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या की गणना करनी है हमें। इंग्लिश में सिलेंड्रिकल वेसल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज टू बी मेड बाई melting a number of spherical metal balls of diameter 2 centimeter. The minimum number of balls needed is, ठीक है। तो करना क्या है हमें, 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो अगर यहाँ से व्यास 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस यानी कि आर कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का गोलाकार मतलब वो है गेंद जो है, ठीक। तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई और आर का क्यूब, ये होगा। गेंदों को पिघलाकर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि कितनी गेंदें जो है वो हमने पिघलाई हैं। तो इसका आयतन निकाल लें और इसके आयतन से डिवाइड कर दें गोले के आयतन से, तो हमें बॉलों का पता लग जाएगा। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 और एच यानी कि 5, ये हो जाएगा 4/3, और पाई आर की वैल्यू तो 1 है तो 1 रह गया। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया, ये हो गया 36 गुणा 5, और ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई 4, 4 नीम 36, 9 पंजे 45, और 45 गुणा 3 होता है 135। 135 गेंदें हमें पिघलाना पड़ेंगी, किसके लिए, एक बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए, जिसकी जो है रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। ठीक, तो हमें करना क्या था, इसका जो बेलनाकार बर्तन बनाया था उसका आयतन निकाला हमने, और उसके आयतन को हमने डिवाइड कर दिया जो गेंद का आयतन था उसके आयतन से। यहाँ से हमें टोटल गेंदें पता लग गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेचता है और उसे 1,32,000 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान उसे करना होता। उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया ये हमें बताना है। ठीक है, ए सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी, बी सेल्स द सेम एट 10% प्रॉफिट टू सी एंड रिसीव 1,32,000। Had C purchased the same item from A, he would have spent 5% less than what he spent with B. What profit would A have made then? ठीक, तो अगर हम देखें ये क्या है, 1,32,000 रुपये ये किसको मिले हैं, बी को मिले हैं। ठीक है, और इसने 10% फायदा भी कमाया है। तो अगर मैं देखूं एक्चुअल जो बी को ये पड़ा था प्राइस, तो वो कितना था, 1,32,000 गुणा 100 डिवाइड बाई 110। ठीक है, यहाँ से क्या है, जिस रेट में बी को पड़ा था वो हमें पता लग जाएगा। ठीक, क्योंकि 10% इसने प्रॉफिट लिया था इसलिए हमने 110 से डिवाइड कर रहे हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 11 कम 11 बचे तो 11 दूनी 22 और 2 0। तो ये जो बी को रेट पड़ा था ये पड़ा था 12,000, 1,20,000 का। ठीक है, 3 0 ठीक, अब बी को ये इतने का पड़ा था लेकिन ए ने कितना कमाया था इसमें, 20% कमाया था। तो यहाँ से मैं ए का रेट निकाल लेता हूँ कि ए का सीपी क्या होगा, ए को जो जितने में खरीदा था वो कितने का था। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे 120 से डिवाइड, क्योंकि 20% उसने कमाया था। तो 120 से करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक, 1 लाख का पड़ेगा उसको, ए को। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती, ए से खरीदता, अब उसने सी से खरीदी है
बी से खरीदी है तो 1,32,000 की पड़ी है, बट अगर वो ए से खरीदता, ठीक है, तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान करना होता। यानी कि यहाँ पर इसने 1,32,000 दिए थे ना, तो इसका 95% उसको देना होता, 5% कम। तो ये सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 1,25,400 रुपये। ठीक, तो उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया होता, तो अगर ए से लेता और 5% कम देता तो 25,400 रुपये ए का प्रॉफिट होता, क्योंकि ए को 1 लाख का पड़ा था ये सामान, और उसने 1,25,400 का बेच दिया, तो उसको 25,400 रुपये का फायदा होता ए को। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2,145 डिवाइड एक्स बराबर 3,003 डिवाइड 42, और हमें यहाँ पर y का वैल्यू जो है फाइंड करनी है, और ये आगे इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, फिर x की वैल्यू लेके यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये आ जाएगा 1,003। ठीक है, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई होगी 2145 गुणा 14,1003। ये क्या आएगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, 1, इसकी मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी 30,003 और डिवाइड बाई 101। यहाँ से क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, और एक 0 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी जब इसको डिवाइड करेंगे, 30। अब ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसके हिसाब से 30 डिवाइड बाई 2508 इज इक्वल टू y अपॉन 11704। ठीक, इसको काट लेते हैं, 3 दाम 30, 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 3 छक 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 20, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और ये यहाँ से काटेंगे, ये आएगा 14। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 14 इंटू 10, डेट मीन 140। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, हम देख रहे हैं अभी तक कैलकुलेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से जो एवरेज मार्क्स है वो कम रह गया इस शिफ्ट का। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग था, 19.68, तो वो इसी वजह से रह गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन एट द टाइम, मतलब एग्जाम के टाइम बड़ी दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 1/9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर है, और 1/9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कैलकुलेशन बेस है, और इसका अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो 9 में 81 होते हैं, प्लस 16 पंजे 80, माइनस 9 चौक 36 72√5। ठीक है, प्लस 1/, ठीक है, 81 प्लस 80 प्लस 72√5। ठीक है, ये हो गया 1/161 माइनस 72√5 प्लस 1/161 प्लस 72√5। इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो हो जाएगा 161 का होल स्क्वायर माइनस 72√5 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 161 प्लस 72√5 और प्लस 161 माइनस 72√5, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचेगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 322। नीचे जो है इसका स्क्वायर जो होता है 161 का हो गया 25,921, और ये आएगा 25,920। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 322 डिवाइड बाई 1, और आंसर जो होगा हमारा 322 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, हमें बस ये देखा
कि 161 का स्क्वायर करना है और ये 72√5 का स्क्वायर करना है। बस ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक, तो यहाँ से बस हमें 2 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो हमें पता है कि अगर लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो अगर ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, डेट मीन ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब हमें चेक करना है 3 से। अगर 3 से भी होता है तो डेट मीन वो 2 और 3 दोनों से होगा, तो मतलब कि 6 से भी डिवाइड होगा। तो अभी ये चेक करते हैं। 2 3 5 4 9 और 8 17। यूनिट सम इसका आया 17, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है 17। ठीक, ऐसे तो डिवीजन डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की। ठीक है, जो इनका जो नंबर का सम होता है वो 3 से डिवाइड अगर हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला देखते हैं, 1 2 3 4 7 6 13। 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं ये वाला, 4 3 7 9 7 16, 16 और 2 18, 2 20 और 7 27। ठीक है, और ये 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और ये 2 से भी हो रहा है, डेट मीन ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी सी 95 है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 95 डिग्री है, और एफ ई डी यानी कि एफ ई डी ये वाला जो एंगल है वो 115 है। ठीक है, ये स्केल नहीं है, मतलब कि एक्यूरेट नहीं है, ये स्केल करके नाप के ये जो साइड है वो नहीं बनाई गई है। तो कोण ए पी सी यानी कि इस वाले एंगल का हमें बताना है कितना होगा। ठीक, तो अगर, ठीक है, ये ले लेते हैं, सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा आसपास में। ठीक, मान लो ये सेंटर है और इससे इसको ज्वाइन करा देते हैं। सीधी नहीं जा रही है। ठीक, ये ज्वाइन हो गया यहाँ पे, और एक एफ से भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा नीचे लो, और एक डी को भी दे देते हैं। इतना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ये ओ है सेंटर हमारा। ठीक, अब अगर ये सेंटर है, ये 115 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 115 और मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो ये हो गया 65 मल्टीप्लाई 2, 130 आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 130 आ गया। ठीक, दूसरा ए ओ सी यानी कि ए ओ सी ये वाला है। अगर इस वाले में देखें, ये जो पेरीमीटर पे 95 है, तो सेंटर पे कितना होगा? 180 माइनस 95 और मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8 गुणा 2 और 170। ठीक है, ये वाला कोण 170 आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए पी सी। ठीक है, ए पी सी। ए पी सी क्या होता है? इन दोनों के सम का आधा होता है। तो अभी ये जोड़ेंगे, 0 7 3 जिसका 0 1 और 2 1 3 अपॉन 2, और ये हो गया 150। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई है। 4 महीने बाद उसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया गया। ठीक है, तो 12,000 रुपए है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, A sum of 12,000 was taken at simple interest at some rate. After 4 months, 6,000 more was added and the total principal was charged at double the earlier rate of interest. At the end of the year, if the total interest was 2,800, what was the initial rate of percentage? ठीक है, तो 12,000 रुपये उसने 4 महीने तक के लिए लगाए थे, और जो राशि थी, मतलब उस पर जो है ब्याज दर नहीं दे रखी है, तो हमें ब्याज दर फाइंड ही करनी है। तो दर को हम लगा देते हैं आर। 4 मंथ के लिए था,
नीचे आता है 100 और मंथ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 12 से। 1 2 1 2, 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 10। ठीक है, और ये कितना आ गया, 40R आ गया। ठीक, 4 मंथ तक उसको जो ब्याज मिला है वो 40R मिला है। ठीक, 4 मंथ के बाद उसने क्या करा, 6,000 रुपये और ऐड कर दिए, यानी कि अब हो गए उसके 18,000 रुपये। और उसने क्या किया, पिछली दर को मुकाबले दुगना कर दिया, यानी कि अब 2R हो गई है। मंथ बचे हैं 8, क्योंकि अब साल के अंत में पूछ रहा है ना, 2800 रुपये से भुगतान मिला है। तो 1 2 1 2 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 छक्का 18, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, 240R। ठीक, ये किसका पूरे ईयर का हो गया, उसको 40 पहले मिले थे, 240R बाद में उसको मिलना है। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ लेते हैं कंडीशन। साल के अंत में उसने ब्याज के रूप में 2800 रुपये भुगतान किया है। कितना, 2800 रुपये, यानी कि 40R प्लस 240R बराबर कितनी वैल्यू है, 2800 रुपये। तो ये हो गई 280R बराबर 2800 और R बराबर 10%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो गाइस आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। एक ग्राफ दे रखा है जिसमें जो S1 S2 S3 S4 S5 S6 जो हैं वो क्या है, उपलब्ध कृषि भूमि में धान का उत्पादन को दर्शाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया जो है वो ब्लू कलर में है और येलो में प्रोडक्शन है। क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर उत्पादन अनुपात क्रमशः उच्चतम और निम्नतम कितना है। ठीक है, उत्पादन अनुपात जो है वो क्या है, उत्पादन और भूमि का अनुपात है। डेट मीन उत्पादन पहले होगा, ऊपर होगा, जैसे कि पहले वाले का देखें 765/415, ऐसे निकालना है हमें। ठीक, तो अगर यहाँ से हम गैप करें, ठीक है, इन सब का, तो गैप हमें जो मिलेगा 6 और 15 में से 9 गए 6, 7 में 3 गए 4, S2 का सबसे ज़्यादा गैप मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये फाइंड हो रहा है कि जो उत्पादन है वो इसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा। तो S2 वाला 2 है हमारे पास। ठीक है, फिर अब हम मिनिमम में देखेंगे, तो एक तो हमें पता है कि S4 है और एक S1 है, तो इन दोनों को चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को फाइंड करेंगे और S4 का कितना है, 964/550। ठीक, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, बट आपको ये एग्जाम में क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। 765 डिवाइड बाई 415, ये मिलेगा आपको 1.84 और ये मिलेगा 1.75। ठीक है, तो यहाँ से S4 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, S1 यहाँ से कट जाएगा, आपका आंसर होगा 1 वाला। नेक्स्ट है, दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी जो है वो 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे समय कम लगता है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन जो है वो 5 घंटे लेट पहुंचती है, और यह कह सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 5 घंटे पहले पहुंच जाती है। ठीक, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना करें। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 1176 kilometer. To cover this distance, an express train takes 5 hours less than a passenger train. While the average speed of the passenger train is 70 km per hour, less than that of the express train, the time taken by the passenger train to complete the travel is। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन, और अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन है तो x माइनस 70 हो जाएगी, क्योंकि 70 किलोमीटर कम है स्पीड इसकी, ये हो जाएगी हमारी पैसेंजर। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है टाइम निकालने का, जो डिस्टेंस होती है वो ऊपर होती है, यानी कि उसको डिवाइड करते हैं हम स्पीड से। ठीक है, तो अभी हम स्पीड निकालेंगे तो x माइनस 70, यानी कि यहाँ से टाइम ज़्यादा मिलेगा पैसेंजर ट्रेन से, माइनस
1176 डिवाइड बाई एक्स, और कितना टाइम का गैप आ रहा है, 5 घंटे का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1176x माइनस 1176x प्लस 1176 गुणा 70 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 70x बराबर 5। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब ये केवल ये वाला पोर्शन ऊपर जो है वो ये वाला पोर्शन बचा है। 5 से इसको भी काट लेते हैं, 14। तो अभी क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 70x बराबर 1176 गुणा 14। यहाँ से x कॉमन कर लूँ तो x माइनस 70 बचेगा, और ये हो जाएगा इसको अगर करें तो इसको हम 1176 जो है इसको हम लिख सकते हैं 168 और 7, ठीक, गुणा 14। तो 168 और ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हम इसको वन 98 और अगर मैं देखूं यहाँ से, ठीक है, तो क्या है 168 है, और इसको हम लिख सकते हैं 168 माइनस 70, तभी तो 98 आया है, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो स्पीड है वो x किसकी मानी थी मैंने, एक्सप्रेस की, वो है 168 किलोमीटर, और पैसेंजर की कितनी है 98। मुझसे पूछा क्या गया है, यात्रा के दौरान पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना करना है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 98, और 1176 जो है वो है दूरी, 98 से काटना है, तो 7 एकम 7 और ये 14 आ गया, 7 एकम 7, 4 47 बचे, 7 छंग 42 और 7 अठे 56, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 12 घंटे उसको लगेंगे, ठीक। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, इसी वजह से जो है स्कोर कम रहा है बच्चों का। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि क्रमागत 35 यानी कि 35 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो n है, अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो ये औसत m हो जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600, तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 35 consecutive natural number is n. Dropping the first 10 number and including the next 10 number, the average is changed to m. If the value of m square minus n square is equal to 600, then the average of 3m and 5n is, ठीक, क्वेश्चन है ये हमारा। तो गाइस इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक। वैसे तो ये जो m निकल के आया है, जो औसत निकल के आया है, पहली जो संख्या 10 संख्या हमने ड्रॉप की, मतलब हटा दी, और अगली 10 संख्या जोड़ी है, तो इसका गैप जो होता है पहले वाले औसत से वो 10 ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन ये होगा कैसे, अभी हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मान लो कि 1 से लेके 35 तक मेरी संख्याएं थी, और मुझसे कोई बोले कि 1 से 35 तक संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर और पहले नंबर को ऐड करेंगे, ठीक, होगा 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18 नंबर। जो मिडिल नंबर होगा यानी कि एवरेज नंबर वो कितना है 18, यानी कि 17 इधर होगा 17 इधर होगा, ठीक है। फिर उसने बोला कि 10 नंबर हटा दो, यानी कि 1 से लेके 10 तक के हमने हटा दिए, तो अब जो मेरा नंबर होगा यहाँ से स्टार्ट, तो वो 11 से होगा, और ये इसमें क्या किया उन्होंने 10 नंबर और ऐड कर दिया, यानी कि 45 तक जाएगा। तो अगर अब कहा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप जोड़ेंगे 46 और ये 56 डिवाइड बाई, तो बताएंगे कि आप 28। तो मैंने देखा जो ये n था ना, पहला एवरेज, दूसरा एवरेज m था, तो देखा गैप कितना है 10 ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं m को लिख सकता हूँ कि n प्लस 10, ठीक है, n प्लस 10 लिख सकता हूँ, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600 दे रखा है, या फिर m माइनस n और m प्लस n लिख सकता हूँ इसको, और ये 600 है।
ठीक, एन एम की वैल्यू मैंने n+10 पुट कर दी यहाँ पर, -n है और यहाँ पर m+n+10 है, ये हो गया 600। यहाँ से n कैंसिल आउट, ये 10 बचा, 10 से एक 0 गया, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, m की जगह, ठीक, n+10, तो ये हो गया 2n+10 = 60, और यहाँ से मिलेगा मुझे 2n = 50, और कह सकता हूँ कि n बराबर जो है 25। अब n बराबर 25 है तो m बराबर क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा, वो होगा 35। पूछा क्या था, 3m यानी कि 35 गुणा 3 105 और 5n, ठीक है, तो 25 गुणा 5 यानी कि 125, और इसका बोला था एवरेज करने को, 0 3 और 2, तो एवरेज कैसे करेंगे, 230 आ गया है, एवरेज करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 115 ये आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और निम्नलिखित ग्राफ जो है भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र पर है, जो वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के किए गए व्यय को दर्शाता है। यदि सरकार 2016-17, 2017-18, 2018-19 में हुए औसत व्यय में 30% वृद्धि करने की योजना बनाती है तो 2020-21 में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि अरबों रुपए में क्या होगी। इफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू increase the expenditure by 30% on the average of the expenditure in 2016 to 17, 2017 to 18, 2018 to 19, then the approximate amount in billions of rupees to be spent in 2020 और 2021, ठीक। इस क्वेश्चन में मुझे एक गड़बड़ लग रही है, और वो ये है कि ये 2020-21 में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि जो है ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो 720 यानी कि इनको ऐड कर दूं मैं, 720, 820 और 845, 5 2 2 4 1 8 और 8 3 24 यानी कि 2325, और इसका निकाल लूं मैं अगर एवरेज, ठीक है, तो 3 7 21, 2 28, 3 27 और 3 5 15, 795 आया। फिर वो कह रहा है कि 30% अगर इस पे इंक्रीमेंट कर दे गवर्नमेंट इसके एवरेज पे तो क्या होगा। मुझे लग रहा है कि बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 उसके एवरेज को 30% बढ़ा दे तो क्या आएगा। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1033.5, और यही आंसर में टिक भी है। तो मुझे ये लग रहा है ये लाइन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 2019-20 है इसके आगे, फिर 2021 है, ना ही ये क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में है कि कुछ यहाँ से इनका एवरेज निकल के आगे बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी आंसर किया, ये फाइनल आंसर की में शायद ये अपडेट हो। तो जो बच्चों का रह गया है, आई थिंक जिसका ये पेपर था उसने सही किया है, तो सबको मार्क्स मिले। बस इतना ही पूछा गया था, ठीक। तो इसमें 2020-21 का कुछ डेटा भी नहीं दिया गया है, तो 2020-21 का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस वाई 2z और 8 की पावर 8z माइनस 5 माइनस वाई। अगला है 5 की पावर 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 25y प्लस z। अगला है 3 की पावर 4x माइनस 3z और 9 बराबर है 9x प्लस z। तो हमें बताना 2x प्लस 3y प्लस 5z की वैल्यू क्या है, यानी कि उनका मान क्या है। तो करना क्या है, पहली वाली टर्म उठाते हैं, यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर, अगर मैं इसको 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और जब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी सबकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24z और माइनस सॉरी 15 माइनस का 3y। यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू
24z माइनस का 15 माइनस का 3y, ये हो जाएगा x माइनस 2y और ये माइनस का 26z बराबर माइनस का 15। इक्वेशन 1 यहाँ से हमें मिल गई। अगला देखेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4y माइनस 6z बराबर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2z। और क्या मिलेगा यहाँ से, 4y माइनस 6z बराबर 2y प्लस 2z। और क्या हो सकता है यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 8z, या फिर कह सकते हैं y बराबर 4z। तो यहाँ से ये मिल गया। इस वाली थर्ड वाले से क्या मिलेगा हमें, 3 की पावर 4x माइनस 3z बराबर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 2z। और 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, तो 2x बराबर यहाँ पर 5z, हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको हमें सुधार करना है। ये जो है वो माइनस का 3y है, ठीक है, जब इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 4y बचेगा। ठीक, तो अभी हम जब वैल्यू पुट करेंगे y बराबर 4z, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ये कितना होगा 16, y की जगह 4z रखेंगे तो 16z माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15। यहाँ से मिलेगा x माइनस 10z इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अगर हम इसको 4x यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10z हो जाएगा, 4x और 10z। ठीक, अब 10z की जगह मैं ये 4x रख दूंगा, तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 15। यहाँ से माइनस 3x बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 5। अब x बराबर 5 है तो z बराबर कितना होगा, यहाँ पर रखेंगे तो z बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 होगा और 5 दूनी 10, और z बराबर 2 आ गया तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल आएगी, y बराबर 8 हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 2x यानी कि 10 प्लस 3y यानी कि 8 या 24 प्लस 5z यानी कि 5 दूनी 10, ये हो गया 44। दैट इज द आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी है और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया है। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वो खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। इन दोनों के लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना करें। इंग्लिश में, अ मैन परचेज अ कार फॉर 12 lakhs and was insured for 80% of the cost. He sold the car at 50% loss but had not yet delivered it to the buyer. When he met with an accident, after the accident, the car was damaged a lot and the insurance company paid 90% of the insured amount. The net difference in the two transaction is, तो 12 लाख की अगर कार है और 80% का उसने बीमा कराया है, तो डेट मीन 9.6 लाख का इंश्योरेंस कराया है, बट अब उसने 9.6 लाख में कितना 90% उसको दिया है वापस। ठीक, जो बीमा कंपनी ने 9,60,000 का उसका बीमा था, उसमें 90% दिया, उसने पूरा नहीं दिया है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो गया 9 छक 54, 5 9 81 और 5 86, और 8.64 लाख उसको मिला। कितना मिला, 8.64 लाख। ठीक है, और उसने बेचा कितने पे था, 12 लाख और 15% की हानि पे बेचा था, यानी कि 85 पे। ये हो गया 17, ये हो गया 20, 2 धाम 2 चक, 17 छक्का 102, ये आ गया। ठीक, अब ये डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो 1.02 और 8.64,
ठीक है, ये आएगा 1 के बाद, ठीक है, 10.02, 10. ठीक। तो 10 में से 4 गए 6, और 12 में से, सॉरी 11 में से 6 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 1.56 लाख जो है उसको इतने का जो अंतर आया, जो भी मतलब उसको बेचता या बेच नहीं पाया, फिर उसके बाद इंश्योरेंस मिला उसको 90%, तो इतने का डिफरेंस उसके उसमें आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित ग्राफ गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में 5 छात्र ए बी सी डी ई को प्रदर्शन की जानकारी देता है। ये ग्राफ है, इसको स्टडी करना है और फिर कुछ आंसर है, क्वेश्चन है, उसके आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई जानकारी के आधार पर यह मानते हुए कि यह प्रदर्शन प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कंसीडरिंग दैट अ परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर पहला वाला देखें ऑप्शन डी के लिए सभी विषयों की कठिनाई का स्तर समान है, तो नहीं। डी में जो है मार्क्स देखिए आप 84 है, 76 है और 80 है। ठीक है, तो स्तर जो है वो समान नहीं है, कोई किसी में ज्यादा मार्क्स मिले हैं, किसी में उसको कम मिले हैं, तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी के लिए गणित सबसे कठिन है और रसायन विज्ञान सबसे आसान है, तो अगर हम देखें हाँ सी के लिए गणित जो है वो सबसे कठिन है, यहाँ सही हो रहा है, लेकिन रसायन विज्ञान को उसने सबसे आसान बताया, बट एक्चुअल में फिजिक्स जो है उसके लिए आसान था, 87 मार्क्स लेके आया, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में 72, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक, अगला है ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है, ई और ए के लिए मुकाबले। ठीक है, तो बी के गणित में देखें 82 मार्क्स हैं, तो अगर 82 से ज़्यादा है किसी के तब तो ठीक है, वरना देखते हैं। यहाँ पर देखें तो 78 है, तो ए से तो आसान ही लगा उसको, ए को टफ लगा तभी तो उसके कम मार्क्स हैं। अब बात करते हैं ई की, ई के 93 हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि ई के लिए ये आसान है इन दोनों के कंपैरिजन में। अगला है बी ई के मुकाबले सी के लिए भौतिक आसान है, बी ई के मुकाबले यानी कि इसके और इसके मुकाबले सी की बात कर रहे हैं, सी के लिए भौतिक आसान है, सी के भौतिक में जो मार्क्स हैं वो 87 है, अगर 87 से सब में कम है तब तो ये सही होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर 86 है, ठीक है, तो ए से तो उसको आसानी लगा, ए को टफ लगा तभी तो उसका 1 मार्क्स कम आया, और सॉरी ए का नहीं देखना है, बी और एफ का देखना है। ठीक है, तो बी एफ का, बी के लिए बी में 65 मार्क्स लेके आया फिजिक्स में, बट सी लेके आया 87, तो ए बी से तो उसको आसान लगा। और देख लेते हैं ई को, ई में 69 मार्क्स लेके आया, लेकिन ये 87, ई को टफ लगा तभी तो उसके 69 आए, मतलब कम आए उसके मार्क्स, और सी को इजी लगा तभी तो उसके फिजिक्स में 87 मार्क्स आए। डेट मीन जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो करेक्ट होगा, जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है उसकी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है, वो इसमें कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में उसको कुल कितना 4% का लाभ होता है, उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी है। इंग्लिश में, अ पर्सन परचेज 40 आइटम एट 10 रुपए ईच, ही सेल a part of them at 25% and the remaining at 10% loss. The net profit is 4% in the transaction. The number of items he sold at loss is, ठीक, तो क्या करते हैं, जो हमने आइटम, पहले तो हम सबके पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 रुपए प्रति वस्तु के यानी कि 40 रुपए, 40 वस्तुएं हैं और 10 रुपए ईच है, तो ये हो गया 400 रुपए का उसका मटेरियल, 400 रुपए का उसने खरीदा है। टोटल उसको जो है 4% का फायदा हुआ है, 4 चौक 16, 416 रुपए में उसने बेचा है सब। अब बात आती है कि कौन सा पार्ट कितने में बेचा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो 10% हानि पे उसने बेचा वो एक्स बेचा है। ठीक, तो एक्स और 10% हानि पे बेचा यानी कि 90% पे बेचा है उसने, प्लस जो 400 रुपए का टोटल माल था, अगर मैं ये एक्स वाला माल निकाल दूं तो ये निकल आएगा मुझे जो 25% उसने प्रॉफिट पे बेचा था।
और इस पूरे उसको लेन देन में उसको 4% का फायदा हुआ, यानी कि 416 रुपये में उसने ये बेच दिया था। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया 9 हो जाएगा 90x प्लस 250 500 और 2 0 माइनस 125x और ये इसके डिवाइड में 100 बराबर 416। ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी अब हमारे पास कितना बचा, माइनस का 35x, और ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये 500 है, ठीक। तो 2 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, और ये आएगा माइनस का, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, और x बराबर 5 7 35 और 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 0 7 दूनी 14, 7 चौक 28, x बराबर 240 आ गया, ठीक। यानी कि 240 रुपए वाला जो माल था उसने वो 90% पे बेचा, ठीक है। अब ये बेचा मतलब जो है 10 रुपये एक था, जो हमारा एमआरपी था वो 10 रुपये एक था। यहाँ से हम आइटम फाइंड कर सकते हैं, 10 रुपये से इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 आइटम जो थे उसके वो 10% लॉस पे उसने बेचे थे। आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं को उसी काम को करने में 28 दिन का समय लगता है। 3 पुरुष और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 5 men and 8 women can complete a task in 34 days, whereas 4 men and 18 women can complete the same task in 28 days. In how many days can the same task be completed by 3 men and 5 women? तो क्या करना है, 5 मैन को मैं m लिख देता हूँ प्लस 8 वुमेन, इसको ब्रैकेट में, और जो जितने दिनों में काम किया वो ब्रैकेट के बाहर, बराबर, क्योंकि काम बराबर है, 4m प्लस 18 वुमेन ब्रैकेट 28, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 17, ठीक। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 17 पंजे 85 m प्लस 8 7 56, 1 8 8 5 136, 14 चौका 56 प्लस 18 72 7 18 25, ठीक है। ये आ गया हमारा अभी। अब मैन वाला इधर ले जाते हैं और वुमेन वाला इधर को, ठीक है। तो ये बचेगा 15 में से 6 गए 9 और 7 में 5 गए 2, 29 m, और ये हो जाएगा माइनस का जाएगा तो 12 में से 6 गए और 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया, 29 आदमियों के बराबर 116 औरतें हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो अभी अब क्या करना है, हमें 3 पुरुष और 5 महिलाओं का चाहिए हमें, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ से हम ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में फिट कर सकें, ठीक। और 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, तो एक आदमी 4 औरत के बराबर है, ठीक है। 29 चौका 116। अभी फिर क्या करना है, अभी हमें या तो सबको औरतें बना लो या फिर आदमी बना लो, ठीक है। तो 3m है मेरे पास प्लस, इसी को बना लेते हैं वुमेन, ठीक है। 3m है और m की जगह हम 4w रख देंगे प्लस 5 वुमेन है, तो 3 चौक 12 प्लस 5w, यानी कि 17 वुमेन का हमें वर्क निकालना है, ठीक। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे और इस इक्वेशन से दिन निकाल लेंगे। तो इसमें रख लेते हैं 5m है तो 5m की जगह 4w प्लस 8w, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 चौका 20 28w, तो 28 औरतें मिलकर 34 दिन में काम करती हैं, सेम वर्क 17 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये हमें फाइंड करना है। अब 17 दूनी 34 और d बराबर 56, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें करना है,
जो आदमी औरत है उनको इक्वलिटी हमें फाइंड करनी है पहले, फिर उसके बाद हम आदमी या औरत की जगह एक को रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा फार्मूला है m1d1 वाला। ठीक, अगला है 8a का मान फाइंड करना है। उससे पहले हमें a को सिंप्लीफाई करना है। बॉडमास का जो रूल है वो इसमें लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को टैकल करेंगे। ठीक, और इस ऑफ का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं। तो ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 289 डिवाइड बाई 16, और डिवाइड का साइन ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं पहले स्क्वायर होल स्क्वायर ना खोलूँ, इसको एलसीएम लेके बराबर कर लूँ, तो ये हो जाएगा नीचे 12 और 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8 और इसका स्क्वायर। 289 डिवाइड बाई 16 और डिवाइड का साइन है, ये हो गया 9 8 17 बटे 12 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 289 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 144 और 289, 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, और जब ये डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा उल्टा। 289 से 289 कैंसिल आउट, 16 नीमा 144। तो इस पूरे ब्रैकेट का मतलब है 9। ठीक, हमने सॉल्व किया अभी। अब ये वाले पार्ट को देख लेते हैं। 17/24, ठीक है, 3/7 गुणा, ऑफ का मतलब गुणा होता है, 5 का 20, 21/5, और डिवाइड है तो डिवाइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 25 को ऊपर 18 को नीचे, और लास्ट में है प्लस 17/24। तो पहले होना है मल्टीप्लाई और बाद में प्लस वाला साइन देखेंगे। 7 तियां 21, 3 तियां 9 और 9 दूनी 18, 5 25। हमारे पास बचा 5/2 प्लस 17/24 और गुणा ये जो 9, इतना अब हमारे पास बचा है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे 24 करना पड़ेगा, तो 12 से ऊपर गुणा, 12 पंजे 60 प्लस 17 गुणा 9, या ये भी कर सकते हैं 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से ये हो जाएगा 77 गुणा 3/8, ये 7 तियां 21, 2 7 तियां 231/8। ये वैल्यू आ गई ए की, बट मुझे फाइंड करना है 8a, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 231/8, 8 से 8 कट गया, 231 जो है वो मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से a की वैल्यू दे रखी है, फिर हमें cos अल्फा √3 प्लस a 5 प्लस a जो है वो करने के लिए 3 अल्फा का मान याद करें। ठीक है, cos अल्फा की भी वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू ये है तो cos अल्फा इतना है, और 3 अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो 90 रखेंगे। ठीक है, वैल्यू हम कोई सी पुट कर सकते हैं, बट वैल्यू वो पुट करेंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन जो है आसान रहे। तो a बराबर 2 और साइन 90 होता है 1, 1 की पावर 6 मतलब 1, ये हो गया 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, -3 1 प्लस 0। ठीक, a बराबर 2 -3 और a बराबर -1। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। अब यहाँ पुट करते हैं cos अल्फा √3 प्लस, और ये हो जाएगा जब a की वैल्यू रखेंगे तो -1, और डिवाइड 5 -1, तो ये हो जाएगा √2/4, और या फिर हम कह सकते हैं 1/√2 cos अल्फा। और cos अल्फा 1/√2 कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। मुझसे पूछा 3 अल्फा की वैल्यू, तो 3 गुणा 45, 5 तियां 15 और 3 चौक 12, 1 13, 135 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, दिए गए चित्र में यदि AC और DE समांतर है, यानी कि ये वाला जो है, ये वाली और
ये वाली समांतर है। सी ए बी यानी कि 2a दे रखा है, इसकी वैल्यू 38 दे रखी है, दैट मीन के a इज इक्वल टू 19 डिग्री। तो पूछा है ए बी सी यानी कि ये वाला पार्ट, और 5CBD यानी कि CBD ये वाला, ठीक है। तो 5 पूछा है, ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो 19 गुणा 5 होता है 95, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई वो 95 डिग्री आ गई है, ठीक। अब बात रह गई इस वाले एंगल की, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक। ये कैसे फाइंड करें, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के इजीली हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें, ये वाला जो एंगल है BCA, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये जो होगा वही ये होगा, तो ये भी A आ गया। अब मुझे पता है कि ये 2A है, ये A है, ये कितना हो गया 3A, तो ये कितना बचा 180 माइनस 3A, ठीक है। तो ये कितना बचा 180 माइनस 3A, तो 180 माइनस 3 गुणा 19, और 180 माइनस 1957, 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 5 गए 2, 123। ये वाला जो एंगल आया ये 123 आ गया। अब बस ऐड कर देना 123 और 95 को, 5 3 8, 9 2 11 और 2, 218 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, और दिए गए चित्र में AD एक कोण है, यानी कि ये वाला CAB का द्विभाजक है, ठीक है, यानी कि इसका द्विभाजक है, ये बराबर बराबर बट रहा होगा। BD कोण CBF का द्विभाजक है, BD कौन सा है ये, ठीक, तो ये होगा। यदि C पर बने कोण की माप, इसकी माप 34 डिग्री है, तो ADB की माप क्या होगी ये हमें बताना है। In the given figure, AD is bisector of angle CAB and BD is bisector of angle CBF. If the angle at C is 34, the angle ADB is, हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर ये मतलब जो एंगल है ये पूरे ऐसे बना है, ठीक है, और ये बनना है हाफ से, इसके भी हाफ से और इसके भी हाफ से, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक। बट एक हम बनाते हैं समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उसमें हमें पता है 60 डिग्री होते हैं सारे एंगल, और इसका जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये 120 होगा एक्सटर्नल एंगल। अगर मैं इसका द्विभाजक करके यानी कि हाफ करके ये बढ़ाता हूँ लाइन, और इसकी भी हाफ से लाइन बढ़ाता हूँ, तो ये 60 आ जाएगा अंदर का, और ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 और ये पूरा का इस एंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 120 हो जाएगा, यानी कि 150 तो आ गया। तो अब ये कितना बचा, ये 30 बचा। तो हमने देखा अगर ये एंगल हमारा जो भी है उसका हाफ होता है, ये हाफ से जो मिलके बना होता है एंगल, ठीक है, तो 17 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120, और 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 161। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, ठीक। तो ए वाले एंगल पे कॉसेक है, डेट मीन हमें ये वाला पार्ट साइन में लाना है। तो 117 और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं पहली सर्व समीकरण से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। ये हो गया 117 माइनस 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120। 117 जब इधर जाएगा तो बचेगा 3, और यहां पर 3 और 12, और साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 3/12 या फिर 1/4, और साइन ए बराबर हो जाएगा ये 1/2, और ये 1/2 कब होता है, जब 30 डिग्री होता है, ए की वैल्यू 30 डिग्री होती है। अगला देखेंगे सेक
बी है, सेक का एंगल जो बी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन वाला चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें कॉस में चाहिए सारा। तो 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस पहली सर्वसमीका है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 161। 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 माइनस 158 कॉस स्क्वायर बी बराबर 161। यहाँ से 10 में से 8 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 12 कॉस स्क्वायर बी, और ये इधर जाएगा तो 3। तो कॉस स्क्वायर बी बराबर 3/12 या फिर 1/4, और कॉस स्क्वायर बी बराबर 1/2। और ये 1/2 कब होता है, जब बी की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक, अब वैल्यू हमें पता है, या तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दें तो यहाँ से भी निकल आएगा, ठीक, नहीं तो यहाँ से वैल्यू रख लें। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ से हम कॉसेक की निकाल सकते हैं, कॉसेक की वैल्यू 2 हो गई, और सेक बी की वैल्यू भी यहाँ से 2 हो गई, ठीक, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो 4, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, ऐसे भी 16 आएगा, या फिर आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से भी 16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम उसको अपनी आने वाली वीडियो में अमल में ला सकें। थैंक यू वेरी मच।